दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और कॉपी कलम को लेकर के बैठ जाइएगा और सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो आपके सामने आपका पहला प्रश्न है कि क्रांतिक कोण जिसे कैरिकल एंगल्स कहते हैं किसे कहते हैं। इसका आंसर है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है, मतलब दूर हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण जिसे हम कोण आर कहते हैं, सघन माध्यम में बने आपतित कोण जिसे आई कहते हैं से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। स्पष्ट हो रहा है कि जो सघन माध्यम में जो बनता है आपतित कोण वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। आप इतना छोटा सा भी लिख सकते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग हैं। तो इसका आंसर है कि पेरिस्कोप एक यंत्र है। पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिप कर के मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिक समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। और किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। और पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जाते हैं। पेरिस्कोप किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, समतल दर्पण की सहायता से बनाए जाते हैं जो प्रकाश के प्रवर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर पेरिस्कोप कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्म का प्रयोग भी किया जाता है। समझ में आ गया। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखे। तो यहाँ पे है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। स्पष्ट हो गया। तो चलिए फिर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए, यानी अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं वो लिखना है। तो अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं। पहला जो हमारा है वो बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे है प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए या फिर ऊर्जा के लिए किया जाता है। और दूसरा जो हमारा है वह इसका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। और तीसरा है सेविंग दर्पणों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात सैलून में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा है आपका कि दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि रोगियों के दांत देखने के लिए, गला देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। इसका है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा कह रहा है कि जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित, थोड़ा सा ऊपर करते हैं तब समझ में, आपतित होती है तो आपतन कोण एक जो है कि ज्या जो है यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की आर की ज्या जो है वो साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो कहता है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 है, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ हम समझते हैं कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होगा। जब ये प्लस का चिन्ह दे करके बताया गया है तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताएं। इसमें पहला आंसर है कि उत्तल लेंस के 2 उपयोग इस प्रकार हैं। पहला है नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में
किया जाता है, यानी कि दूरदृष्टि वाले जो नेत्र होते हैं उसमें लगाया जाता है। और दूसरा जो है कि छपाई के छोटे छोटे अक्षरों में के पढ़ने में भी होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, फटाफट कॉपी निकाल करके आप नोट कर लीजिए, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इसे नोट कर सके और इसकी तैयारी कर सके। बहुत ही वीवीआई प्रश्नों को चयन किए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। इसका है आंसर कि जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है, यानी कि जब एक रंगीन सतह पर पड़ता है प्रकाश तो वह क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में निकल जाती है। तो किसी पॉलिसी की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होते हैं। स्पष्ट हो रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा कह रहा है कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसका भी आंसर सटीकली है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के रूप में रख करके उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा। यानी कि जब हम किसी अक्षर पर देंगे और जब उसका आकार बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टियां होगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो चलिए फिर अगले 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों कर देते हैं। तो इसका आंसर है कि उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका दृश्य क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। स्पष्ट हो गया। तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा है अब जो मेन टॉपिक आ रहा है उसे हम देखते हैं। अगला हमारा 11वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण क्या करते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गए आ गया कि समांतर किरणें को क्या करते हैं, अभिसरित करते हैं। तो प्यारे साथियों अपनी कॉपी में नोट करना ना भूलिएगा। तो अब जो हमारा प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखे। तो यहाँ पे हमने अवतल दर्पण लिख दिया और यहाँ पे उत्तल दर्पण लिया है और इसके विवरण को स्पष्टीकरण करते हुए पूरा हमने अंतर को लिखा है। तो चलिए सभी अंतर को पढ़ते हैं। हमारा पहला जो अंतर है कि इसमें परिवर्तन करने वाले चमकीले तल अंदर धंसा होता है। ठीक है, प्रवर्तन करने वाला जो चमकीला तल होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है और इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल जो होता है वो बाहर की ओर होता है। दूसरा कह रहा है इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन इसमें आभासी प्रतिबिंब ही सिर्फ बनता है। तीसरा जो है इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं, किसमें, अवतल दर्पण में, और इसमें सिर्फ सीधा बनते हैं उत्तल दर्पण में। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद कह रहा है चार डिफरेंट अंतर दिए हमने। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है, लेकिन उत्तल लेंस में जो है इसमें प्रतिबिंब सिर्फ छोटा बनता है। स्पष्ट हो गया। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो चलिए इसे भी हम देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है वो दर्पण की बात थी, ये लेंस की बात है। यहाँ पे उत्तल लेंस हमने लिखा, यहाँ अवतल लेंस लिखा और उसे विवरण डिटेल करते हैं। यहाँ पे हमने कि बीच में से मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस, जबकि अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला तथा किनारों में मोटा होता है। दूसरा, अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं और उसमें अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। फिर तीसरा, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है
उत्तल लेंस, जबकि प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देते हैं अवतल लेंस। उसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो हमारा 4 नंबर है वो कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है, जबकि वही बात करें अब अवतल में तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। पांचवा है लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है, जबकि लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब बाईं ओर तरफ हटेगा। और छठा जो आपका है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो स्पष्टीकरण होते जा रहा है प्यारे साथियों। तो अगले वीडियोस को अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो हमारा है वो कह रहा है कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ आभासी प्रतिबिंब है। तो पहला कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो कह रहा है हमारा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो प्यारे साथियों, डिटेल में समझ में आ रहा हो तो आप अपनी कॉपी पर नोट करके इसे याद कर लीजिएगा। इसी चैप्टर से आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे एग्जाम में। अगला 15 नंबर के प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। तो प्रकाश की किरणें का किसी वस्तु से टकरा करके लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। स्पष्ट हो गया। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरते हैं जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। स्पष्ट हो रहा है प्यारे साथियों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी समझ में आ रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या है, आकाश का रंग नीला दिखाई देते हैं, ये भी समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखे। तो कह रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और अपवर्तन के नियम की बात करें तो पहला जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जबकि दूसरी स्टेप की बात करें तो प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्केल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 हमारा कह रहा है कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें। और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक u की परिभाषा निर्वात में प्रकाश c और इस माध्यम में प्रकाश की चाल c के अनुपात के रूप में दी गई है। हवा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग कम होता है, अतः हवा से चलने वाली प्रकाश की किरण हीरा में प्रकाश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इसका थोड़ा सा उदाहरण भी हम डिटेल में दिए हैं, तो इस उदाहरण को भी आप देखिए अपनी कॉपी में नोट करिए। हीरो का अपवर्तनांक की बात करें तो हवा में प्रकाश का वेग बटे हीरे में प्रकाश का वेग, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2.42 बराबर जो हमारा हो रहा है 3 गुने 10 का पावर 8 बट्टे भी हो रहा है। और यहाँ पे हम स्पष्टीकरण जब किए हैं तो भी बराबर 3 गुने 10 का पावर 8 बट्टे 2.42 हो रहा है, जो कि हीरे का अपवर्तनांक है। ऐसे जब हम पूरी तरह से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ रहा है 1.24 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, प्रकाश की चाल। तो चलिए फिर हम आगे की ओर देखते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 वो कह रहा है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। इसका आंसर है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तु को का प्रतिबिंब
दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। यानी कि क्या है, 25 सेंटीमीटर से कम की जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब जो है दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाती है, जिसके कारण वस्तु को नहीं देख पाते 25 सेंटीमीटर से नीचे वाली वस्तु को। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्राकृतिक कैसे होती है। तो इसका आंसर है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, बिंब ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, कि सामने प्रतिबिंब का साइज होता है। दूसरा प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। और तीसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम फिर 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया रेखा दिखावे। तो इसको हम समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की रेखा को स्पष्टीकरण करके हम दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रकाश ऐसे जा रही है, यहाँ से प्रकाश ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, इधर से ऐसे मुड़ रही है, और ये आभासी होकर के यहाँ दोनों टकरा रहे हैं, एल पर टकरा रहे हैं। ठीक है, तो चित्र से स्पष्ट है कि ए बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ए क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद यहाँ आ और यहाँ आभास हो रहा है। ए का समतल दर्पण से दूरी एक का समतल दर्पण से दूरी है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के कतरन को कैसे जलाया जा सकता है। इसका आंसर है कि गोलीय अवतल दर्पण के अपवर्तनांक सतह को सूर्य से आने वाली किरणें के सामने रखा जाता है। सूर्य से चलने वाली समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस पर अपसरित होता है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज के कतरन रख दिए जाए तो यह जल जाता है, क्योंकि समांतर किरणें एक बिंदु पर अपसरित होते हैं और काफी ऊष्मा उत्पन्न करती है। कागज का कतरन दर्पण के फोकस पर रखने पर जलने लगता है। यानी कि जैसे ही गोलीय दर्पण को हम फोकस कागज के सामने रखते हैं तो उसमें जो है ऊष्मा अधिक उत्पन्न होते हैं और वो अपसरित करते हैं एक बिंदु पर, जिसके कारण कागज जलने लगते हैं। तो चलिए हम फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश यहाँ पे देखिए, दृष्टि के भौतिकी अनुभूति को प्रकाश कहते हैं, या फिर प्रकाश वस्तुओं को दृश्य मान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और वह परिवर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। या फिर इसका अगर सरल रूप में आप आंसर देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रकाशिक घनत्व क्या है। इसका आंसर है कि प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित संप्रेषकार्थ होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का प्रकाशित घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम है, अन्यथा वह विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो यह अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो स्पष्ट हो रहा है प्यारे साथियों। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला है कि आभासी प्रतिबिंब क्या है। इसका आंसर है कि किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, क्योंकि उसके विपक्ष में जाकर के मिल रहे हैं। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है, यानी कि इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। अगला 26 नंबर की वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। इसके अंदर किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा, और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। हमारा जो आँख का जो नेत्र है वो रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए।
तो इसका आंसर है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। और दूसरा स्टेप की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। और तीसरा बात करें तो मूल बिंदु के दाईं ओर जिसे हम प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश से मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर जिसे माइनस एक्स अक्ष से दर्शाते हैं उसकी माप गई दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। स्पष्ट हो गया। तो चलिए हम फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। दाहिनी ओर जाएंगे तो प्लस, बाईं ओर जाएंगे तो माइनस हो गया। अगला जो हमारा 28 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए हुए कैसे पहचान करेंगे। इसका आंसर है कि अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, यानी कि जो है अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की होता है, और उत्तल दर्पण का जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, और समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो समतल होता है, बराबर होता है। तीनों दर्पण के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण होगा, और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा दिखाई दे पड़े वह उत्तल दर्पण, और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वह क्या होगा, समतल दर्पण होगा। तो स्पष्ट हो रहा है प्यारे साथियों, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना न भूलें। अगला प्रश्न 29 नंबर के लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्तल लेंस, दूसरा होते हैं अवतल लेंस। ऐसे बाइफोकल लेंस भी होते हैं। तो इसमें है उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अगला लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, तो कहते हैं किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अपसरित या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है, और लेंस को क्षमता डायप्टर में मापी जाती है। डायप्टर में लेंस की क्षमता को मापते हैं। एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, यानी 1 मीटर वाले फोकस दूरी वाले जो है लेंस है उसका 1 डायप्टर लेंस की क्षमता होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा 31 नंबर प्रश्न है उसे देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। सचित्र मतलब चित्र के साथ स्पष्ट करें, तो यहाँ हम उत्तल लेंस को लिए हैं, यहाँ अवतल लेंस को लिए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पहला नंबर में समझते हैं, उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण से आप देख पा रहे हैं दो तरह के प्रतिबिंब बन रहे हैं। और इसमें बात करें तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे ये भी समझेंगे कि अभिसारी और अपसारी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आगे जो हमारा प्रश्न है 32 नंबर वो कह रहा है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर होकर के जाता है, अतः यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। इसलिए हम लोग जब लिखते हैं फोकस, जब मान लीजिए हम ऐसा जब लेंस बनाते हैं और यहाँ से जब गुजारते हैं तो एक यहाँ एफ फोकस होता है और एक यहाँ फोकस होता है। 2 तरह के फोकस होते हैं जिसे हम F1 और F2 के माध्यम से भी समझाते हैं। अगला हमारा 33 नंबर की कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब बिंब फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और जब बिंब फोकस के भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। स्पष्ट हो गया। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे की ओर को समझते हैं, और आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे। अगला है कि बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे की जा सकती है। इसका आंसर है कि दोनों तरफ के लेंस और कांच की प्लेट को बारी बारी से अपने हाथ से पकड़ करके किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं, और इससे
होकर के छपे अक्षरों को देखते हैं तो पहला, यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ते हैं तो यह उत्तल लेंस होगा। समझ में आ गया, बड़ा आकार का दिखाई देगा तो। और दूसरा है, यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के यानी कि जो पहले का उसका आकार है उसके बराबर दिखाई पड़े तो यह कांच का प्लेट होगा जो कि समतल आकार का होगा। और तीसरा है, यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई पड़े तो यह अवतल लेंस होगा, यानी कि जिसका जो अक्षर का जो पुराना आकार था, वास्तविक में आकार था, वो अगर छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। स्पष्ट हो रहा है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा क्यों पहले दिखाई देते हैं, आभासी तो इसका है कि क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, मतलब थोड़ी मात्रा में पहले दिखाई देने लगते हैं, कुछ मिनट पहले। अगला है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। इसका आंसर है कि अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरण आपतन के बाद अपवर्तित होकर के आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। स्पष्ट हो गया प्यारे साथियों। अगला जो हमारा है वो कह रहा है कि किरण क्या है, तो इसका आंसर है कि प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। किरण 3 प्रकार के होते हैं, संश्रित किरण, पुंज और अपसरित, जिसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज भी कहते हैं। और इसमें हम लिखे अपसरित किरण पुंज जो और समांतर किरण पुंज। और परवलयीय दर्पण संश्रित किरण पुंज उत्पन्न करता है उत्तल दर्पण द्वारा अपसरित किरण पुंज, और समतल दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज उत्पन्न होता है, मतलब तीनों दर्पण द्वारा तीनों किरण पुंज उत्पन्न होते हैं। तो चलिए उसके बाद की बात करें आगे, तो हमारा आगे जो प्रश्न है 38 नंबर कहते हैं पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, अथवा कांच के आयताकार झिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों को दिखा दे। तो यहाँ पे हमने फिगर के माध्यम से भी दिखाया है, जिसे हम थोड़ा ऊपर करके आपको दिखाते हैं। इससे पहले आंसर को पढ़ लेते हैं कि किसी स्लैब से होकर के गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। इन दोनों किरणों के बीच की लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और इसका जो फिगर है वो फिगर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से आपतित किरण जा रही है और ये हमारा एक कांच है, ये अपवर्तित किरण यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, यहाँ से अपवर्तित हो रहे हैं क्योंकि प्रकाश ऐसे गुजरना था पार्श्विक विस्थापन के माध्यम से। और यह निर्गत किरण है जो कि टकरा करके एक सघन माध्यम से गुजर रही है। तो चलिए फिर हम अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि हमारा 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विवर्तन क्या है। इसका आंसर है कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर गुजरने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। स्पष्ट हो गया। अगला जो 40 नंबर प्रश्न है कि कई नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदलता है। तो इसका आंसर है कि किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है तब धनात्मक तथा जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब ऋणात्मक होता है। किसी अवतल लेंस के प्रकरण में आवर्धन अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाने के कारण सदैव धनात्मक होते हैं। स्पष्ट हो गया कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कैसे होते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 41 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है हमारा कि प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है। तो प्रधान फोकस दर्पण द्वारा प्रधान अक्ष पर पाया जाता है,
लेकिन प्रकाश के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर फोकसित होती हैं। यह बिंदु फोकस कहलाती है। यह जरूरी नहीं कि फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही पड़े, यह भी स्पष्ट नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग एक और प्रश्न, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, उस प्रश्न को भी देख लेते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? इसका आंसर है कि ग्रह तारे की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम की ही कमी आती है और वे लगभग अस्थायी रूप में चमकते दिखते हैं। तारे में चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं और टिमटिमाते नजर आते हैं। अर्थात प्रकाश यहाँ पे जो दो प्रकार के हैं, एक टिमटिमाने की और एक स्पष्टीकरण की। तो यहाँ पे ग्रह जो है वो तारे की अपेक्षा नीचे है, आपको भी पता है। तो क्या होता है, यहाँ से कुछ ऊपर जब जाते हैं, क्षोभमंडल तक हम जब जाते हैं, तो वायुमंडलीय जो प्रभाव होता है उसका प्रभाव जो है ग्रह नीचे होने के कारण उस पर प्रभाव कम पड़ता है, तो वो लगभग अपने आकार में दिखाई देते हैं। लेकिन तारे जब ऊंचाई से अपना प्रकाश छोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे वायुमंडलीय प्रभाव है उसमें होकर के प्रकाश जो उसका नहीं स्पष्टीकरण से हमारे पास आ पाती है और वह विचलन हो जाती है, बिखर जाती है, जिसके कारण वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो प्यारे साथियों, ये थे प्रकाश के अपवर्तन और प्रवर्तन दोनों चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही VVI है। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।